जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। कल का जो टॉपिक था वो जीके का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बिकॉज उसके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, कल का और उसके पहले का। दोनों ही लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लेक्चर्स के अंदर जो जो टॉपिक कवर हुए हैं वो टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन के अंदर जो सीईटी ने रिलीज किया था उसमें वो टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो वो क्वेश्चंस हो सकता है वापस मेन एग्जाम में भी पूछे जा सके, तो इसीलिए उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सारी ही पीडीएफ आफ्टर द लेक्चर अगर आपको चाहिए कि आपके पास पहुंच जाए, तो आपको स्काई एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों में से कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्काई एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के पार्ट में हो तो आपको वहाँ पे पीडीएफ्स आ जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दी है, वो वाले टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ भी सारे पीडीएफ आफ्टर द लेक्चर अपने पास ले सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड। आज भी 50 एमसीक्यूज लेके आया हूँ, 50 से 50 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। आज आप देख सकते हैं थोड़ा पीपीटी का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया, ज़्यादा इंटरैक्टिव रखा है ताकि आपको लेक्चर्स में मोनोटोनस ना लगे, और यही फाइल आपको डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा पहले से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर इज कॉल्ड ट्रेड। सिंपल सी चीज है, ट्रेड क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, किसके बीच में? एक बायर एक सेलर, दोनों के बीच में कभी भी कोई चीज एक्सचेंज हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन है विद इन द कंट्री, बिटवीन द कंट्री, बिटवीन बिजनेसेस, बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग इंटरनली, इंटरनली वर्ड ही क्या बोल रहा है? आपस में। आपस में मतलब क्या कि एक देश के अंदर हो सकता है, कुछ दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, हो सकता है तीन चार स्टेटों के बीच में हो रहा हो, लेकिन एक ही देश के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। The World Trade Organization WTO is an international organization that deals with। तो WTO किससे काम करता है, मतलब क्या चीज है उसका? इंटरनेशनली किस मोटिव से वो काम कर रहा है? तो मोटिव है फॉर ट्रेड रेगुलेशन। सारे ही ट्रेड रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें WTO डिसाइड करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Incoterms are a set of international commercial terms that define payment method, responsibilities of buyer and seller, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या शिपिंग रूट। तो इनको इनको यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल कॉमर्स। इनको इनको टर्म्स मतलब क्या? तो बायर और सेलर के इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या सेट्स है, क्या रूल्स है, ये सब इनको टर्म्स के अंदर पहले से स्पेसिफाई है, ताकि अगर किसी से कोई गलती हो तो पता चले कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन था। क्या बायर ने सारे रूल्स फॉलो किए थे? क्या सेलर ने सारे रूल्स फॉलो किए थे? अगर इनमें से कोई भी अपना रूल फॉलो नहीं करता है तो किससे पैसे लेने हैं, अगर कुछ गलत होता है वो क्लैरिटी आती है हमें इनको टर्म्स से। A bill of lading is a document issued by carrier that serves as proof of ownership, a contract of carriage, a payment instrument, a custom declaration। अब bill of lading क्या होता है समझो। आप कभी भी वाया शिप के रूट से कभी भी कोई चीज अगर आप पहुंचाना चाहते हो एक देश से दूसरे देश तक, तो आपको वो सामान लोड करना पड़ता है इन द शिप। तो जब भी वो सामान शिप में लोड होता है उससे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, यानी कि आप पैसे पेमेंट कर देते हो, पोर्ट चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, और उसके बदले में आपको ये प्रोवाइड किया जाता है बिल ऑफ लेडिंग, जो बताता है कि भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हम ए से लेके बी तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? अभी मैंने बात किया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनीज क्या करती है? अपना कैरेज लेके जाती है, यानी सामान लेके जाती है, देयरफॉर इसका आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। वेयरहाउसिंग इज एन इंपॉर्टेंट एड टू ट्रेड बिकॉज, वेयर हाउसिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो आपको स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ही लिए काम आता है। अभी मेरे पास बहुत सारा सामान है, मुझे मालूम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अम्ब्रेला सिर्फ बारिश के टाइम पे बनती है? नहीं, वो बनती है उसके सीजन के पहले। अब वो बनेगी किस में? तो लाखों यूनिट्स के इसमें मैन्युफैक्चर होगा। अब बारिश जब तक आएगी नहीं तब तक खरीदेगा कौन? उसको जमा करने के लिए अपने को चाहिए वेयर हाउस, तो वेयर हाउस स्टोरिंग में काम आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन के समय
आपको यही चीजें स्लॉट स्लॉट में छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा, तो तभी भी आपको स्टोरेज के लिए एक जगह चाहिए। यहाँ भी वेयर हाउस काम आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरिंग दोनों में ही वेयर हाउस आपको काम आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेयर हाउस जब आप एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो या लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। द मार्केटिंग मिक्स refers to the set of controllable factors that a company can use to influence। मार्केटिंग मिक्स क्यों यूज होता है और किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन, कंज्यूमर डिमांड या इकोनॉमिक कंडीशन? तो कंज्यूमर डिमांड। हम कंज्यूमर तक अलग अलग मार्केटिंग को यूज करके उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम वहां तक पहुंच के उन्हें कैसे बाटली में उतारना है, ये चीजें पे फोकस करते हैं। यही है मार्केटिंग मिक्स। यानी मेन एम किसके रिलेटेड है? कंज्यूमर के रिलेटेड। कंज्यूमर की डिमांड बढ़ानी है तभी तो अपना माल बिकेगा। समझा? नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? तो किससे रिलेटेड रहता है? वो डिमांड के अंदर दो चीज आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक डिमांड और एक प्राइस। तो कभी भी अगर डिमांड के बारे में गिवन है तो उसका आंसर हमेशा प्राइस होगा, प्राइस के बारे में गिवन है तो आंसर हमेशा डिमांड होगा। यहाँ पे डिमांड गिवन था, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है तो क्या आएगा? प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या इफेक्ट करता है? क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। दोनों में से कुछ भी थोड़ा बहुत इधर का उधर करो तो या तो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा, और अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस चेंज हो जाएगा। आपस में ही चेंजेस होते। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन। अब जीएसटी किस पे लगता है? इनकम पे लगता है? नहीं। प्रॉफिट पे लगता है? नहीं। प्रॉपर्टी पे लगता है? नहीं। तो किस पे लगता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज आप लो, कोई भी गुड्स आप लो, उसमें जीएसटी लग के आता है। समझा? प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? ट्रेड के रिलेटेड। प्रोटेक्शनिज्म के बहुत मीनिंग हो सकते हैं। ट्रेड में क्या है? एनकरेज फ्री ट्रेड, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस गवर्नमेंट रेगुलेशन, या रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। अब समझो यहाँ पे पूरी चीजें, कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ तो समझेगा। ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ रिगार्डिंग, एग्जाम्पल ले लेते हैं पेन ड्राइव्स। ठीक है, तो मैं एक कंपनी हूँ, छोटा कंपनी हूँ लेकिन अच्छा रेप्यूटेशन है, पेन ड्राइव्स बेच रहा हूँ। अचानक से कोई बड़ी ग्लोबल ब्रांड आ जाती है, दूसरे देश की एमएनसी, और वो मेरे आधे कॉस्ट में पेन ड्राइव्स प्रोवाइड कर रही। अब क्या होगा? सारे ही कंज्यूमर्स चले जाएंगे उसके पास, और मेरा पेन ड्राइव कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो आधे कॉस्ट में दे रहा है। अभी गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म के तहत क्या करेगी? वो जो बाहर की कंपनी पेन ड्राइव बेच रही है उस पर लगा देगी टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट टैक्स, बहुत कुछ लगा के इफेक्टिव कॉस्ट या तो मेरे जितना कर देगी या तो मेरे से महंगा कर देगी, जिससे मेरे पर्टिकुलर पेन ड्राइव की डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। आई होप प्रोटेक्शनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ टैरिफ इम्पोज्ड ऑन। एंटी डंपिंग क्या होता है वो समझो, उसके बाद अपन ऑप्शंस में जाते हैं। अब मेरे पास लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट है, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं, सपोज अभी अपन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए स्पीकर। ये मैं एक स्पीकर का बहुत बड़ा कंपनी हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट्स में काम किया हूँ, लेकिन अब मेरे को टारगेट करना है फॉर एग्जांपल नेपाल। और मैं देख रहा हूँ कि नेपाल में बहुत सारे स्पीकर के ब्रांड्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, मुझे उस पर्टिकुलर स्पीकर ब्रांड्स को हटा देना है। अब मैं क्या करूंगा? डंपिंग कर दूंगा। डंपिंग यानी कि इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स दे दूंगा जिससे कंपटीशन खत्म हो जाए। ऐसे प्राइस पे दूंगा कि हो सकता है मुझे लॉस भी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ये प्राइस पे दूंगा जो सामने वाला कभी मैच ही नहीं कर पाएगा और उसको बिजनेस शट करके निकलना पड़ेगा, और उसके बाद हम प्राइस बढ़ा देंगे। इसी को कहते हैं डंपिंग। और ये डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इंपोर्टेड गुड्स कभी भी मार्केट वैल्यू से नीचे के भाव में ट्रेड हो ही नहीं सकते, जिससे वापस जो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म वाला फायदा हुआ था वो फायदा होगा, लोकल मार्केट अफेक्ट नहीं होगा। आपको पता है जियो ने ये स्ट्रेटेजी की, लेकिन जियो ने क्या किया? जियो ने कोई दूसरे देश में जाके ये चीज नहीं की,
अपने ही देश में ये चीज की, अपने देश के अंदर ही सब चीज इतनी सस्ती कर दी कि कॉम्पिटिटर को बिजनेस शट डाउन करने पड़े। तो यहाँ पे आपको डंपिंग ड्यूटीज या एंटी डंपिंग ड्यूटीज नहीं लगेगी, बिकॉज एक ही कंट्री का आदमी अपने ही कंट्री में वो चीजें कर रहा है, लेकिन यही चीज बाजू वाले देश का बिजनेसमैन अपने देश में करेगा तो उसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टी फाइबर अरेंजमेंट वॉज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट रेगुलेटेड। अब मल्टी फाइबर अरेंजमेंट क्या है, तो यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है, ट्रेड इन ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। फाइबर है, फाइबर फाइबर किस में लगता है, तो फाइबर लगता है अपने को टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, इसलिए फाइबर अग्रीमेंट बना है तो किसके लिए रहेगा, फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT वाज अ मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट दैट एम टू। अब GATT क्यों हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट आंसर, प्रमोट फ्री ट्रेड एंड रिड्यूस टैरिफ। आपस में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, जब सब देश फ्री ट्रेड को बढ़ावा देंगे तो कंज्यूमर का फायदा होगा कि वैरायटी मिलेगी उनको, और एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा आपस में सारे देशों का। इसीलिए बना गया था ये GATT, जहां पर ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट अ कंपनी कैन यूज टू इन्फ्लुएंस। अभी हमने देखा मार्केटिंग मिक्स क्यों यूज होता है, कंज्यूमर को बाटली में उतारने के लिए। यहाँ पे भी सेम आएगा, कंज्यूमर डिमांड के लिए हम मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं। द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इज द प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट स्टेट्स ऑल ट्रेडिंग पार्टनर मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। अब समझो, ये हमने ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में बात की थी। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, तो ऐसे कंट्रीज जिससे हमें फायदा हो, जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो। एग्जाम्पल रशिया इंडिया, जब ऑयल ट्रेडिंग की बात आई तो लोगों को रशिया ने महंगे में बेचा, लेकिन इंडिया और चाइना ये दो ऐसे देश थे जिनको उन्होंने बहुत ही सस्ते रेट में ऑयल दिया। रीजन क्या है, क्योंकि वो चाहता था, इंडिया तो उसका दोस्त था ही और चाइना की उसकी जरूरत थी, तो उन्होंने ट्रेडिंग टर्म्स में इन दो देश को क्या बोला, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, ऐसे देश जिसको मैं बाकियों के मुताबिक सस्ते में दूं, इसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे लोग जिनको मैं थोड़ा फायदा दे, लेकिन ये चीज करनी नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो, ऑल ट्रेडिंग पार्टनर मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसा ग्लोबल जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें बोला जाता है सब पार्टनर्स एक ही है, सब देश एक ही है, लेकिन आपको मालूम है जियो पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी ऐसा होता नहीं है। वी कैनॉट ट्रस्ट एनी कंट्री, तो हम हमारे फेवरेबल नेशंस, नॉन फेवरेबल नेशंस बनाते रहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन रिफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एम्स टू। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, तो एक देश का, कंट्री का जो भी एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने का काम होता है। एग्जाम्पल, अभी आज हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बनाते हैं। मेक इन इंडिया का मेन काम क्या है, सारी चीज़ें इंडिया में बनाओ। अब इंडिया में बनाने से क्या फ़ायदा आ जाता है, इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूमता है, लेकिन आगे का विजन क्या है, इतना बनाओ कि इंडिया की डिमांड तो पूरी हो जाए, हम दुनिया को भी एक्सपोर्ट करने लग जाए। क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज फॉरेन इनकम इंडिया में आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे, बाहर का पैसा देश में आएगा। जब देश में आएगा तो देश की GDP बढ़ेगी और हर आदमी के पैसे बढ़ेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर गवर्नमेंट एम करती है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। काउंटरफिट गुड्स क्या होता है, काउंटरफिट गुड्स यानी कि ओरिजिनल जैसा दिखता है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, इसको बोलते हैं हम काउंटरफिटिंग गुड्स। जैसे फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स, सेकेंड कॉपी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें काउंटरफिट गुड्स में आ जाती है, द गुड्स दैट आर इलीगली कॉपीड और इमिटेड। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय बैंक दैट गारंटीज। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो वो एक अश्योरेंस देता है किसको, सेलर को, कि भाई पैसे मिल जाएंगे, मैं दूंगा, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करती है जिससे सेलर को ये भरोसा हो जाता है कि भाई देखो मेरे को पैसा तो आने वाला है, बैंक की साइन आ गई है, मतलब अगर वो आदमी नहीं दे पाया तो उसकी बैंक पे करेगी। इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब ट्रेडिंग की बात करें तो। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर अग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज दैट आर रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समझ लेते, मैं और समझो मैं इंडिया हूं, सामने UK है,
हम दोनों आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें। इसका मतलब क्या, मैं जो यहाँ से बेचूंगा उस पर टैक्स बहुत कम लगेंगे, ना बराबर लगेंगे। तुम जो मेरे इधर बेचोगे उस पर भी मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, तुम भी बेचो मैं भी बेचता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब इंपोर्ट होते हैं, डंपिंग होती है, उसको रोकने के लिए हम टैक्सेस लगाते हैं, वो हट जाते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़े तो अच्छे रिलेशंस हो। इसलिए यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है। अब ये क्या करता है, समझो कि दो पर्टिकुलर लोगों के बीच में झगड़ा हो गया कि भाई टाइम पे पेमेंट नहीं दिया या माल खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रेड के रिलेटेड कोई भी इशू हो गया, तो जैसे हम कोर्ट में जाते हैं केस लड़ने के लिए, ट्रेड रिलेटेड कोई इशू हो जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो हम जाएंगे WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में। ये बिटवीन कंट्रीज होता है ट्रेड, और उसके लिए ये WTO बैठता है, देखता है, सुनता है और गवाही देता है, और जो भी पनिशमेंट है वो सुनाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट have limited liability for shareholders, can raise capital by selling shares to the public. Both A and B, neither A nor B. तो क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का काम क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। सेकेंड, कैपिटल रेस कर सकता है, कैसे, शेयर बेच के, दोनों ही कर सकता है, दोनों ही है, इसके लिए इसका आंसर आएगा A and B. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन, देख चुके हम ये क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या। अब समझो आपको पिज्जा और पानीपुरी दोनों पसंद है, इक्वली पसंद है, लेकिन आपको पता है कि पिज्जा थोड़ा महंगा आता है, पानीपुरी थोड़ी सस्ती आती है। मेरा फ्रेंड है समझो राजू, उसने मेरे को बोला शुभम तेरे को मैं पानीपुरी खिलाता हूँ। फिर दूसरा फ्रेंड आया, उसने बोला मैं पिज्ज़ा खिलाता हूँ। लेकिन अब दोनों ने मेरे को क्या बोला मालूम है, भाई एक ही चूज कर। राजू बोला या तो पानीपुरी तू मेरे साथ खा, दूसरा फ्रेंड ने बोला या तो तू पिज्ज़ा। अब मेरे को दोनों में से कोई एक का चॉइस करना है, मैंने चॉइस किया पिज्ज़ा, तो मैंने पानीपुरी जाने दिया। अब ये मैंने जाने दिया तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ कि मैंने पानीपुरी को जाने दिया। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल टर्म्स में क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। मतलब अगर समझो मेरे को पिज्जा का ऑफर मिलता ही नहीं तो मेरे लिए पानीपुरी सब कुछ था ना, लेकिन क्योंकि मेरे को पिज्जा का ऑफर मिला तो मैंने पानीपुरी जाने दिया, ये है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, पैसे लो, लोगों के पैसे जमा करो और लोन्स दो, यही है कमर्शियल बैंक का काम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, अब DMU जो है, जो हमने क्लास 12 के अंदर भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी है, ये DMU क्या है, क्या कहता है, एज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीजेस टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। यानी कि समझो वापस हम राजू को लेके आते, अब उसने मेरे को क्या किया कि बोला चल भाई पानीपुरी, चलो आज तो राजू से पानीपुरी खा के रहेंगे। मैं गया और आज राजू दिलदार था, बोला जितना खाना है खा, ठीक है, एक खिलाया, दो खिलाया, तीन खिलाया, चौथी पानीपुरी गई, पांचवी गई, छठवीं गई। अब है ना हर बार मेरा मजा बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब सातवीं गई, अब आठवीं जब जा रही है ना तो मैं पेट फुल हो चुका है, लेकिन तो भी जबरदस्ती खा रहा। अब इसके ऊपर मैंने दो खा लिया ना तो बाहर आना शुरू हो जाएगा, मतलब अब मेरे को डिस्कम्फर्ट फील होगा। यही है लॉ ऑफ DMU, इसलिए यहाँ पे दिया है एज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस, जैसे जैसे खाते जाओगे टोटल यूटिलिटी यानी जो उससे फायदा होगा वो बढ़ते जाएगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। एक पॉइंट पे आने के बाद तुम नेगेटिव कर्व की तरफ चले जाओगे, एक पॉइंट के आने के बाद तुमको वो चीजें अब पसंद नहीं आने लगेगी, तुमने खा लिया बस एक लिमिट तक खा लिया, उसके बाद वो चीजें पसंद नहीं आएगी पर्टिकुलर टाइम के लिए। हो सकता है कल वापस खिलाए राजू तो कल मैं वापस खाऊं, कल वापस मजा आए, लेकिन आज सातवें आठवें पूरी के बाद नौवां पूरी अंदर नहीं जाएगा, समझा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज लीडिंग टू हायर प्राइस। अब समझो कि मैं यही पेन बना रहा हूं, अब ये पेन बनाने में जो जो कंपोनेंट मुझे लगते हैं उसी के भाव मेरे को बढ़ गए तो
तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो अब मैं बेचूंगा पुराने प्राइस में कि नए प्राइस में, मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो नए प्राइस में बेचूंगा, इससे महंगाई बढ़े। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब क्या? तो समझो कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो गया तो अब मैंने भाव कम कर दिया, क्यों? ताकि मेरे पास ज़्यादा लोगों का डिमांड आ जाए। समझो ये चीज़ मैं पहले बना रहा था 50 रुपये में, आज मेरे को थोड़े प्रोडक्ट सस्ते हो गए, मेरे को जो भी ये इसके लिए मेटल वगैरह मैग्नेट वगैरह जो भी लग रहा था वो सस्ते में मिल रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ 4 रुपया कम कर देता हूँ, इससे क्या मालूम नए लोग अपने तरफ आ जाए और लोग खरीदने लग जाए। तो मैंने इसका 4 रुपया कम करके क्या कर दिया, डिमांड पुल, कस्टमर को अपने तरफ खींचा। क्या किया? डिमांड पुल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी क्लासिफाइड एज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप के होते हैं, एक है परफेक्टली इन इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक और आखिरी है यूनिटरी इलास्टिक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन दैट यूजेस पेड मैसेजेस टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, परसुएड कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट, रिमाइंड कंज्यूमर अबाउट अ प्रोडक्ट। तो एक एड क्या करता है? एक एड आपको क्या करेगा, सबसे पहले बताएगा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा कंज्यूमर को बताएगा भाई तेरे को इसकी ज़रूरत है, देख ये फायदे है, तेरे को लेना ही पड़ेगा, और आखिरी में बार बार वो प्रोडक्ट दिखा के कस्टमर को याद दिलाएगा कि कभी भी तेरे को ये चीज़ें की जरूरत पड़ी तो यही प्रोडक्ट है भाई, यही खरीदना है तेरे को। ये 3 चीज करता है या किसी एक चीज पे ऐड का काम है? खाली बताता है, खाली ब्रांड याद दिलाता है, या खाली फायदे बताता है? तीनों चीज करता है। इसलिए यहाँ पे अपना आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। याद भी दिलाता है, काम भी बताता है और बेनिफिट्स भी बताता है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है? अब मेरा फ्रेंड जो है ना राजू, उसका शूज का काम, हाँ खरीदना रहेगा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वो क्या कर रहा है, वो पर्सनल सेलिंग कर रहा है, सारे दोस्तों को पर्सनलाइज मैसेज भेज रहा है। ग्रुप तो उसने बनाया ही है लेकिन एक एक को मैसेज भेज रहा है अलग अलग, पर्सनलाइज याद कर करके कि उसने एक बार मेरे से बोला था भाई जूता है ये टाइप का आएगा ना तो मेरे को बताना। पर्सनलाइज मैसेज कर रहा है, फोन पे बता रहा है, पर्सनल मिल के बता रहा है, अगर मिल रहा है उसको तो भाई ये जूता आ गया है देख ऐसा दिखता है, कस्टमर को देने जा रहा हो, तेरे को भी ऐसा मंगाना है तो बोल। तो क्या कर रहा है इस टाइम पे मेरे साथ पर्सनल सेलिंग कर रहा है, 1-to-1 बेसिस पे मेरे नीड्स के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट बेच रहा है। इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। क्या है? 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। पब्लिक रिलेशन फोकस इज ऑन। अब समझो कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पीआर क्या होता है? हर कंपनी हर सेलिब्रिटी का एक पीआर होता है। इसका काम है उस बंदे को अच्छे वे में लोगों तक पहुंचाओ। जैसे समझो मैं हूँ, अब समझो मेरे से कोई गलत काम हो गया है, मेरे को नेगेटिविटी हो गई है, पूरा ट्रोल हो रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, अब मैं हायर करूंगा एक पीआर एजेंसी। ये पीआर एजेंसी मुझे नेगेटिव इमेज में से पब्लिक में पॉजिटिव बना देगा, मेरे को ऐसा स्ट्रेटेजी बना के देगा, उस हिसाब से मेरे से काम करवाएगा और उस हिसाब से उस चीज़ों को प्रमोट करवाएगा अलग अलग इन्फ्लुएंसर अलग अलग पेज से और मेरे खुद के पेज से, कि अचानक लोग मेरे को नेगेटिव की जगह मसीहा मानने लगेंगे, पॉजिटिव मानने लगेंगे। ये काम है पीआर का। तो क्या करता है? क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक आई। द मार्केटिंग कंसेप्ट एम्फोसाइजेस, मार्केटिंग किस पे एम्फोसाइज करता है? अभी देखा था हमने कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर को हम वो चीज़ कैसे दे सकते हैं, यही चीज़ मार्केटिंग मेन करता है। वो पहले मार्केट रिसर्च करवाएगा, देखेगा कस्टमर को क्या चाहिए और वही प्रोडक्ट उनके नीड्स के हिसाब से बना के उनको दे देगा, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। जैसे कि राजू बहुत अच्छे से समझ गया कि लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन चाहिए महंगा जूता, तो क्या किया उसने? उसने बोला मैं फर्स्ट कॉपी जेन्यून टाइप का दिखने वाला प्रोडक्ट सस्ते भाव में लोगों को दे दूँ, इससे क्या हो जाएगा? मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो यही चीज है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ब्रॉड मार्केट इनटू सब ग्रुप्स ऑफ। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है वो समझो। कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बेच रहा है तो वो मार्केट सेगमेंटेशन पहले कर करता है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या? अब मैं एक ऐसा कंपनी हूँ जो प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेच रहा है, जो मिडिल क्लास के लिए भी बेच रहा है और सस्ते वालों के लिए भी बेच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट कर दूंगा, मेरे कस्टमर्स को बांट दूंगा, बोलूंगा ये एरिया में सब महंगा प्रोडक्ट बेचने का क्योंकि इधर सब पैसे वाले रहते हैं,
ये एरिया में मिडिल क्लास प्रोडक्ट बेचने का, क्योंकि इधर सब मिडिल क्लास वाले रहते हैं। लास्ट वाले में एकदम सस्ता प्रोडक्ट बेचने का, क्योंकि इधर लोगों की पैसे खर्चने की हिम्मत नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है कौन किधर कैसे लोग रह रहे हैं, उधर कैसे प्रोडक्ट चलेंगे। जिधर लोगों के पास पैसा ही नहीं है उधर मैं प्रीमियम प्रोडक्ट बेचूंगा तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। इसके लिए मैं मार्केट को क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, सेगमेंट्स बना देता हूँ, इसी को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या लिखा, कंज्यूमर विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स, उस हिसाब से हम तोड़ देते हैं मार्केट को। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक नेम एंड आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब कितने लोग पेन बेचते रहेंगे, कितने लोग, लेकिन हर कोई ब्रांड थोड़ी है। क्यों? बिकॉज ब्रांडिंग क्या है, हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देना और उसको एक आइडेंटिटी देना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ये पेन ड्राइव ले, ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, सैंड डिस्क, बराबर, तो ये एक ब्रांड है क्योंकि सैंड डिस्क एक यूनिक नेम है और वो कैसा प्रोडक्ट आएगा वो हमको पता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि ये नाम के प्रोडक्ट जितने भी लोग ने भी खरीदे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट खराब है, क्या है। कोको कोला क्या है, ब्रांड नेम है, हम सबको उस ब्रांड नेम से पता है। वॉशिंग पाउडर लोग नहीं बोलते, सर्फ बोलते, सर्फ। टूथपेस्ट नहीं बोलते लोग, क्या बोलते, कोलगेट। क्यों? ब्रांड नेम्स। ऐसा ब्रांड नेम बन गया है कि धीरे धीरे तुम खरीदने कुछ और भी जा रहे हो तो भी बोल रहे हो उस ब्रांड का नाम। ये है पावर ऑफ ब्रांडिंग। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है पूरे प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल कि कैसा प्रोडक्ट चलने वाला है। एग्जाम्पल, जब प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर मार्केट में लोगों की डिमांड आई तो ग्रोथ स्टेज। अब मार्केट में हर कोई तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो हो गया मैच्योरिटी स्टेज। अब हो गया ना, सबके पास आ गया प्रोडक्ट, अब तुम्हारा मार्केट में प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो अब तुम बनाओगे तो बिकेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। तो पूरा एक प्रोडक्ट की इतनी लाइफ साइकिल होती है, इसमें आपको कंटिन्यूस इनोवेशन करना पड़ता है, वरना अगर वही प्रोडक्ट बेचोगे तो वो डिक्लाइन स्टेज में आएगा और कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो डिक्लाइन स्टेज में आए। इसके लिए कभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है तो 4 स्टेजेस आएंगे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है वो समझो। इंश्योरेंस के क्या क्या फंक्शन है? पहला है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क, सेकंड फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, थर्ड इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स और मैनेजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस। इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, क्रेडिट कार्ड देता नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक करने नहीं देता, तो बचा क्या अपना पहला ही ऑप्शन जो क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क। अब समझो मैंने ले लिया लाइफ इंश्योरेंस, मतलब अगर मेरे मौत हो जाती है बाय एक्सीडेंट या बाय नेचुरल कंडीशन तो मेरे मरने पे मेरे फैमिली वाले को पैसा मिलेगा, है ना, प्रोटेक्शन हुआ, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पैसा मिलेगा। अब समझो मैंने गाड़ी पे इंश्योरेंस लिया, मेरा गाड़ी कोई ठोक के चला गया तो उसमें जो खर्चा आएगा वो मेरे को कंपनी देगा, तो ये क्या हो गया, कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस। ऐसे ही अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। तो इंश्योरेंस का मेन काम क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। देश के अंदर पैसा कैसा घूमना चाहिए, किस तरीके से रोटेट होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड सबसे सिंपल 12th के लिए हम सब ने लर्न किया हुआ है, क्या है, एज द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। जैसे ही भाव बढ़ेगा वैसे ही क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। ये सब गुड्स के लिए लागू नहीं होता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के लिए लॉ ऑफ डिमांड यही है, क्या है, जैसी प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, जैसी प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन काम क्या है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन डिजाइन टू सेफगार्ड कंज्यूमर फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब समझो कि किसी ने दावा कर दिया, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर दवाई लगाने से आपको ये पर्टिकुलर बीमारी ठीक हो जाएगी। समझो पिंपल्स की बीमारी, ठीक है, पिंपल्स जिसको ज़्यादा होते हैं ये क्रीम लगाओ पिंपल्स कम हो जाएंगे। अब समझो वो क्रीम लगाने के बाद मेरे पिंपल्स टूट के बढ़ गए, मेरे को और 2-3 टाइप के इन्फेक्शंस हो गए और मेरा स्किन पूरा खराब हो गया। अब ऐसे टाइम में मैं किसके पास जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास और उनसे मांग करूंगा कि मेरे को गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, गलत क्लेम कर रही है कंपनी, पिंपल्स कम तो नहीं हुए, 4 चीजें और हो गई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस लिए बनाया गया है, सेफ गार्ड द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड बिजनेस प्लानिंग।
बिजनेस प्लानिंग मतलब क्या है? तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरा, इवेल्युएट करो, अच्छा ये है, लेकिन अगर हम ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे, ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे तो क्या होगा। और आखिरी में सब कुछ इवेल्युएशन और करने के बाद अपन बेस्ट वाला चीज सिलेक्ट करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आइडियाज बहुत सारे लाओगे, उस आइडियाज को इवेल्युएट करोगे कौन सा सही क्या है, और आखिरी में एक सिलेक्ट कर दोगे, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसमें स्कोप भी है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज भी है, और उसके साथ आगे बढ़ोगे। इसी को हम कहते हैं बिजनेस प्लानिंग। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप वेयर द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओसी में हमने पढ़े। सोल प्रोप्राइटर का क्या हो जाता है, खुद का ही रिस्क है सब, नुकसान हुआ तो भी खुद का, फायदा हुआ तो भी खुद का, तो इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई तुम्हारा दुख दर्द लेने वाला नहीं है, लॉस हुआ तो खुद को ही भरने का, प्रॉफिट हुआ तो भी खुद ही घर लेके जाने का। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 पीस क्या है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। क्या, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। दिख रहा है, ऑप्शन ए वही है, सिलेक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज, अगर मैं मेरे काम बांटने लगूं तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेलीगेशन, बरोबर। समझो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, पहले सोल प्रोप्राइटर था, अब कंपनी बड़ी हो गई, अब पार्टनरशिप हो गई, अब फर्म भी कमा रही है, अच्छा, तो सब काम क्या मैं ही करूँ क्या, मैं क्या करूँगा, टीम हायर करूँगा, लोगों को काम बांट दूंगा, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आपको अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहला चाहिए जगह, जिसे तुम सेटअप करोगे, कम जो भी फैक्ट्री या वर्कशॉप जो भी लगाओ, जगह तो चाहिए ना, तो लैंड चाहिए। लेबर जो काम करे, तुम अकेले थोड़ी करोगे, तुम्हारे साथ एक आदमी तो चाहिए, कुछ नहीं तो। कैपिटल, अब कैपिटल यानी पैसा, पैसे के बगैर ना लैंड मिलेगा ना लेबर मिलेगा। और आखिरी में टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू तुम वो चीजें बनाओगे, समझा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये 4 चीज को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट, क्या चीज के लिए एस्टिमेट किया जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसा लगाया, मेरे को कितना पैसा वापस आएगा, ये अगर मेरे को चेक करना है तो मैं कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब वो मॉडल क्या है उसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज वो अपने काम का नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस में डील करता है, शॉर्ट टर्म असेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, रोज के रोज खर्चे जो होते हैं उसको चलाने के लिए, हर महीने, हर हफ्ते जो हमें खर्चे आने वाले हैं उसको रोटेशन में लाने के लिए हम यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं रहता है, किसके हिसाब से रहता है, शॉर्ट टर्म असेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉस्टिंग allocates indirect cost to the products based on, तो ABC जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये किसके लिए यूज होता है, तो एक्टिविटीज दैट कॉजेज द कॉस्ट। हम अलग अलग एक्टिविटी दे देते हैं, इस एक्टिविटी में इतना पैसा लगने वाला है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो हम हर एक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं। तो एबीसी किसके लिए यूज होता है, एक्टिविटीज दैट कॉज द कॉस्ट, जिस एक्टिविटी से हमने खर्चा होने वाला है हम उसको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में डाल देते हैं। Balance scorecard is a performance measurement tool that consider customer, financial, internal process and innovation perspectives. तो बैलेंस स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस क्या है, एक मेजरमेंट टूल है जो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है कस्टमर को, वो मेजर करता है फाइनेंस को, मेजर करता है इंटरनल प्रोसेसेस को और इनोवेशन पर्सपेक्टिव्स को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट, तो हमने देखा था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, डंपिंग ड्यूटीज के बारे में, एंटी डंपिंग के बारे में, ऐसी कंपनीज जो एक देश से ज्यादा देशों में डील कर रहा हो, जो 3 देश 4 देश में बेच रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एज अ ग्लोबल प्रेजेंस विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक देश से ज्यादा देश में वो काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एमएनसी। एग्जाम्पल कोका कोला एमएनसी है, दुनिया के सारे ही देश में वो बेचता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एप्पल एमएनसी है, गूगल एमएनसी है, फेसबुक एमएनसी है। तो हम यहाँ पर ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, लाइक करो, कमेंट करके अपने डाउट्स जो भी है लिख सकते हो।
आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो भी पार्ट आपको इसमें अच्छा लगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर ऐसा कोई डाउट है जो आपको लग रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, ऐसा डाउट मैंने पूछा तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू पर्सनली वो चीज़ें पूछ सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन तो एवरी टाइम ओपन है, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको लेक्चर के बाद तुरंत ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।